भारत एक ऐसा देश जो कि मुकुट पहनता है हिमालय का और जिसके चरण धोता है पूरा का पूरा हिंद महासागर। एक ऐसे देश को, इतने विशालकाय देश को, इतने खूबसूरत देश को हमेशा तैयार रहना पड़ता है किसी भी तरह के अटैक को सामना करने के लिए। और ये चीज कंपाउंड हो जाती है, यानी ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब पड़ोसी ये पगलू और चकलू जैसे हो, यानी कि जब हमारे जो पड़ोसी हो, जब वो पाकिस्तान और चाइना जैसे हो, तो हमको इन सारी चीजों के लिए और ज्यादा, इन सभी अटैक्स के लिए हमको और तैयार रहना पड़ता है। ऐसा ही एक वॉर हुआ था 1971 में, यानी 1971 में एक ऐसा ही वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश, जो कि जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था। और बांग्लादेश आजाद होना चाहता था क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। उसकी लड़ाई में भारत भी उसका साथ दे रहा था, क्योंकि भारत भी चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान हट जाए और वहां बांग्लादेश आ जाए, वहां पर वो आजाद हो जाए पाकिस्तान से। ये लड़ाई हुई थी 1971 में, जिसको जाना जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, इंडियन एयरफोर्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन इनमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो रहा है इंडियन नेवी का। और इंडियन नेवी के भी एक बहुत बड़े हीरो का, जिसका नाम बिल्कुल सही अब आप समझ गए होंगे और आपको याद आ गया होगा क्योंकि आपने एक मूवी देखी हुई है इसके ऊपर, गाजी अटैक। ये था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्यों इतना जरूरी था बांग्लादेश या भारत या इस पूरी सीमा पे के लिए, इसको समझते हैं। जरा एक बार जरा यहां पर देखिएगा। अगर आप भारत के मैप के ऊपर ध्यान दें तो इंडियन आर्मी यहां पर, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों लोग जो हैं, ये है बांग्लादेश का एरिया। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का ध्यान इस जगह पर था ताकि इस एरिया को कैप्चर ना कर सके पाकिस्तान। इसी के साथ में अब अगर पाकिस्तान को कोई भी वाटर अटैक, यानी कोई भी नेवी से अगर अटैक करना है तो उसको इधर से आना पड़ेगा। आपको याद है ये है पाकिस्तान, इसको पूरा ऐसा घूम के आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या प्लान बनाया, जब तक वहां की आर्मी और वहां की एयरफोर्स जब तक इस एरिया में है तब तक वो इस एरिया को कभी भी नहीं कैप्चर कर पाएंगे। इस एरिया से अगर उनको बांग्लादेश कैप्चर करना है तो यहां से आर्मी नेवी को हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम पीएनएस गाजी से क्या करेंगे, हम यहां पर इस कोस्टल एरिया पे अटैक करवाएंगे। लेकिन यहां कोई अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहां को गार्ड कर रहा था आईएनएस विक्रांत। इस पूरी कोस्ट लाइन को गार्ड करता है आईएनएस विक्रांत। जब तक आईएनएस विक्रांत है तो इस पूरे कोस्ट लाइन पे कोई झांक भी नहीं सकता है। पाकिस्तानी नेवी को यह बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बढ़िया सबमरीन, द मोस्ट डेकोरेटेड सबमरीन ऑफ द पाकिस्तान नेवी, पीएनएस गाजी, इसको भेजा। ये उस समय का सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड, मॉडर्न इनका सबमरीन था, जो कि इंडिया में भी उस समय कोई मैच नहीं था पीएनएस गाजी का। पीएनएस गाजी को इंटेल मिली कि विशाखापट्टनम के पास में ये आईएनएस विक्रांत इस जगह खड़ा हुआ है। इसको टास्क दिया गया था कि तुमको जाना है और आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय कर देना है। एक बार ही अगर उन्होंने आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये पूरा एरिया जो है ये खाली हो जाएगा, इसका सिक्योरिटी करने के लिए कोई नहीं होगा, वो यहां पर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इन सबको जल्दी से अपने इस एरिया को बचाने आना पड़ेगा जितनी देर में दे विल कैप्चर बांग्लादेश। बट ऐसा हो नहीं सका और इनके पीएनएस गाजी को ही सिंक कर दिया गया। हीरोइक एक्टिविटी, राइट? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, ये सब क्या हुआ, एकदम से कैसे बदल गया। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जानना चाहते हैं इसके बारे में? और इस पूरी लड़ाई का हीरो कौन है? इस पूरी लड़ाई का हीरो है इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इस पूरी लड़ाई का हीरो कौन है? इस पूरी लड़ाई का हीरो है इंडियन नेवी। और तब की इंडियन नेवी और आज की इंडियन नेवी में बहुत अंतर आ चुका है। अब हमारी इंडियन नेवी बहुत बड़ी हो चुकी है। लेट्स टेक अ लुक कि आज की इंडियन नेवी कैसी दिखती है। आज उस वॉर को, आज 1971 वॉर को, या मैं कहूं उस आजादी की लड़ाई को, तब से लेके अब तक 50 साल हो चुके हैं। और 50 साल में इंडियन नेवी का साइज भी बहुत बड़ा हो चुका है। आज इंडियन नेवी के पास एक से एक मॉडर्न, वन ऑफ द मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है, राइट? ये सब क्या होता है, हम एक एक चीज समझेंगे अपने इस लेक्चर में कि ये चीजें क्या होती हैं। और आज के बाद इंडियन नेवी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। देखते हैं। तो आपने ये समझा कि कैसे उस लड़ाई का असली हीरो जो है वो है इंडियन नेवी। आज इंडियन नेवी साइज में बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास में फ्रिगेट्स है, हमारे पास में सबमरीन्स हैं, हमारे पास में डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास में कॉर्वेट हैं, बहुत कुछ है, राइट? ये सब क्या होता है और ये सब क्यों है इंडियन नेवी के पास? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इंडियन नेवी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इतनी सारी चीजें हमने डेवलप करी हुई हैं इंडियन नेवी के लिए। लेट्स हैव अ लुक। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो भारत में आप देखेंगे कि यहां पर ये भारत की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब होता है
ऐसा बाउंड्री जो पानी को टच करती है, तो 7500 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री है ये, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है, 7516 किलोमीटर, ये पूरी बाउंड्री टच करती है पानी को, ओशियंस को टच करती है। यानी इस पूरी बाउंड्री का जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है वो दी गई है इंडियन नेवी को। इसी के साथ साथ यहां पर इस पूरे एरिया में, इस पूरे 7500 एरिया में भारत की लगभग 20% पॉपुलेशन जो है ये इस कोस्टल एरिया में रहती है, लेकिन भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस 20% हिस्से से आता है। इतना ज्यादा इकोनॉमिकली यानी पैसे के दृष्टिकोण से इतनी ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है अपनी कोस्ट को प्रिजर्व करना, अपनी कोस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपके मन में अगर आपके दिमाग में ये विचार था कि क्या जरूरत है इतना सारा यहां पर लगाने के लिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस एरिया से हमारा 60% जीडीपी जिस एरिया से आता है उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए कितना जरूरी होगा। अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि 60% जीडीपी कैसे आ सकती है, इतना सारा क्या काम होता है, तो आपको बता दूं जो नंबर्स आपका दिमाग एकदम बिल्कुल हिला देंगे। इंडियन नेवी जो है एनुअली इन कोस्टल एरिया से देयर आर 1 लाख शिप्स जो कि एनुअली ट्रैवल करते हैं इन कोस्टल एरिया से, और ये सामान को लाते हैं और लेके जाते हैं। 1 लाख शिप्स। इन चीजों को, इतने सारे शिप को, इतनी बड़ी जीडीपी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लगता होगा कि शायद थोड़े से हथियार काफी हैं। आइए जरा देखते हैं, एक बार एक नजर डालते हैं जखीरे के ऊपर कि इंडियन नेवी का जखीरा क्या है। अपनी सीट पकड़ लीजिए क्योंकि ये जखीरा देख करके आप हिल जाएंगे। आइए देखते हैं। 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 17 सबमरीन, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक, 11 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट, 23 कॉर्वेट, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, 4 फ्लीट टैंकर्स, 7 सर्वे शिप्स, 1 रिसर्च व्हीकल और 3 ट्रेनिंग वेसल। ये सब देख के हिल गए ना? हिलना भी चाहिए, शत्रु भी ऐसे ही हिलेगा। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको याद होगा तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पर भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत कुछ दिनों बाद डीकमीशन हो गया। डीकमीशन हो मतलब होता है कि अब उसकी सेवा नहीं ली जाती है। विक्रांत के बाद आया विराट, विराट भी डीकमीशन हो गया, और आज भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है आईएनएस विक्रमादित्य। इसको भारत ने रशिया से लगभग 17,000 करोड़ यानी कि $2.35 बिलियन में भारत ने इसको रशिया से खरीदा था। यह चलता फिरता शहर है पूरा। इसको बोला भी जाता है सिटीज एट सी बोला जाता है जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। अब आप सोच सकते होंगे इनका साइज कितना विशालकाय होता है और क्यों इनका नंबर इतना कम है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। ये 17,000 करोड़ रुपए का एक पड़ता है जाकर के, तो इसको ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप खरीदते चले जा रहे हैं। इसको बहुत महंगे होते हैं। ये क्यों इतने महंगे होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसमें इतना बड़ा क्या होता है। ये आपको बता दूं, ये एक आईएनएस विक्रमादित्य एक 22 मंजिला इमारत है। समुद्र में तैरती हुई एक 22 मंजिला इमारत है जिसमें लगभग 2,500 क्रू मेंबर भी रह सकते हैं। 2,500 लोगों के 2,500 जो पर्सनल्स हैं यानी नेवी के पर्सनल्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनके रहने की जगह होती है। इन जितने भी ये ऊपर विमान खड़े होते हैं उन सब के लिए फ्यूल होता है इसमें, इसके खुद के अपने लिए इसमें फ्यूल होता है। साथ के साथ इसमें बहुत सारी मिसाइल लगी होती हैं, इसमें एंटी शिप मिसाइल लगी होती है, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होती है, इसमें तरह तरह के रडार लगे होते हैं ताकि किसी भी तरह की एनिमी एक्टिविटी ना होने पाए। इसमें बहुत कुछ होता है। ये भारत के पास इस समय है आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन जैसे धीमे धीमे सब डीकमीशन हुए, आईएनएस विक्रमादित्य के आगे क्या और ये इतना सब खास क्यों है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। इंडिया का जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी जबरदस्त है। और सबसे खूबसूरत बात, सबसे बढ़िया बात हम सब भारतीयों के लिए वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट भारत किसी से नहीं खरीदेगा। ये एयरक्राफ्ट भारत खुद में इंडिया में बन रहा है। ये मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। ये कोचिन शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसको बना रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट का नाम होगा आईएनएस विशाल। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसका नाम होगा आईएनएस विशाल। ये किन किन मामलों में, अब आप सोच रहे होंगे अगर आईएनएस विक्रमादित्य इतना महंगा था तो फिर आईएनएस और सब कुछ होगा उसमें, तो फिर आईएनएस विशाल में क्या क्या हो रहा है। डेफिनेट सी बात है कुछ और बहुत बड़ा होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बनना तो शुरू हो गया है काफी पहले, लेकिन ये कंप्लीट होगा जा
करके सन 2030 में ये बेसिकली इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा सन 2030 में, और आईएनएस विक्रमादित्य को उसकी सर्विसेज से रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसा क्या है इसमें? दो चीजें थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। दो चीजें थी। सबमरीन या कोई भी चीज अगर हम बात करें, कोई भी इंजन बात करें, तो दो तरीके से चलता है, या तो वो डीजल इलेक्ट्रिक होगा या फिर वो न्यूक्लियर होगा। पहले भारत सरकार चाहती थी कि इसको एक न्यूक्लियर कैपेबल इंजन इसमें लगाया जाए, ताकि कभी भी इसको कहीं पे भी किसी भी समुद्र में इसको वॉर के लिए भेजना हो तो ये वॉर पे जाया जाए। लेकिन इसको बनाने में लगभग 15 से 20 साल लग जाते अगर हम इसको न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम चलाने वाले होते तो। पहले प्लान यही था न्यूक्लियर एनर्जी से चलाने का। फिर सरकार में से ही एक इंसान ने प्रपोजल दिया कि हम तो भारत है ना, भारत की जो प्रवृत्ति हमेशा से रही है वो दया और वो दोस्ती की भावना रही है। हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हम दवाइयां पहुंचाने जाते हैं, हम कभी गोला बारूद पहुंचाने नहीं जाते, हम दूसरे के घर में बर्बाद करने नहीं जाते, हम वहां दीपक जलाने जाते हैं। इसलिए क्या हमें जरूरत है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम बनाएं, ताकि हमारे शिप बहुत दूर लड़ने जा पाए? अरे नहीं, हमें तो अपने शिप को दूर भेजना ही नहीं है। हम तो शिप खाली इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए। यानी ये तो बहुत दूर तक घूमने जाएगा ही नहीं, ये तो बहुत दूर तक कहीं भी किसी भी सी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो भारत हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें बना रहे हैं, दूसरे को बर्बाद करने के लिए नहीं। और इसी विचार से आईएनएस विशाल को न्यूक्लियर पावर से उसको कन्वर्ट कर दिया गया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में। अब आप कहेंगे फिर क्या अलग है? बहुत कुछ अलग है। अगर आप एक चीज देखेंगे, इसकी कैपेसिटी, ये एक बार में, आप कभी अगर एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने कितने प्लेन खड़े हुए देखे होंगे? शायद 10, 20, 30, हो सकता है आपने एक एयरपोर्ट के ऊपर 40 प्लेन खड़े हुए देख ले अगर आप बहुत बड़े एयरपोर्ट पे गए हैं। मैंने बोला था ना, ये शहर है पानी का। इसके ऊपर आईएनएस विशाल के ऊपर 55 एयरक्राफ्ट, 55 फाइटर जेट एट अ टाइम यहां पर खड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंडिंग भी कर सकते हैं। आपने कभी सोचा, आपके जो एयरपोर्ट होते हैं वो तो इतने बड़े होते हैं, लेकिन यार ये शिप के ऊपर कैसे लैंडिंग हो सकती है? इसके लिए एक गजब की साइंस है, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। देखिएगा, किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर आपको टेक ऑफ करना है तो नॉर्मल जो रनवे का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लगभग 2100 मीटर, लगभग 2100 से 2400 मीटर चाहिए होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 किलोमीटर का एक फासला चाहिए होता है किसी भी फाइटर प्लेन को, ताकि वो प्रॉपर उतनी स्पीड ले पाए, ताकि उसको क्या हुआ, ये ऐसा जा पाए, एकदम से ऊपर उड़ पाए। उसको इतना हवा, इतना उसको स्पेस चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मात्र आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की जगह होती है, बस 300 मीटर के अंदर आपको यहां पर 2100 मीटर मिल रहा था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के अंदर आपको अपना पूरा फाइटर प्लेन उड़ा देना होता है। इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे करते हैं इसको? इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए क्या किया, एक चीज बनाई, इसकी जंप लॉप। 3 तरीके के लॉन्चेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विशाल। विशाल क्या है? जो आने वाला है। विक्रमादित्य क्या है? जो अभी हमारे पास है। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विशाल, ये सब कैसे अलग होते हैं? ये अपने फाइटर प्लेन को लॉन्च करने की तकनीक से अलग होते हैं। पहले जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे, ये कैसे बनते थे? आप देख रहे हैं इसमें ये उछाल बनी हुई है। इसकी सड़क जो होती है वो ऐसे होती है कि 300 मीटर के अंदर अंदर प्लेन को हम क्या करेंगे, बहुत तेज एक्सेलरेट करेंगे और एकदम से इसको उछाल देंगे। उछालने में कई बार ऐसा होता था कि एयरक्राफ्ट जो होते थे वो पानी में गिर जाते थे, कई बार सीधा सीधा पानी में नोज डाइव लगा देते थे, पायलट को तुरंत बचा लिया जाता था। कई सारे लोग पानी में उतार के जल्दी से पायलट को बाहर निकालते थे और बहुत सारे प्लेन का नुकसान होता था। उसके बाद एक सिस्टम बना जो कि आज के टाइम पर हमारा आईएनएस विक्रमादित्य जो आज हमारे पास में है वो यूज करता है। उसको बोलते हैं कैटापुल्ट टेक्निक। ये होती है कैटापुल्ट टेक्निक। ये क्या करते हैं, अगर आप कभी मेले में गए होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी, जो वो छोटे वाला बच्चों वाला वो गोलदारे वाला झूला होता है, उसमें आपने देखा होगा जो बिना मोटर के होता है, जिसमें एक आदमी उसको ऐसा झुला रहा होता है। वो ऊपर से पकड़ता है, ऐसा फेंक देता है, फिर ऊपर से पकड़ता है, फिर फेंक देता है, फिर ऊपर से पकड़ता है, फिर फेंक देता है, और वो जो झूला है वो ऐसा गोल 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 चलता जाता है। बस सेम कहानी चलती है कैटापुल्ट टेक्निक में। ये कैटापुल्ट टेक्निक क्या होती है, ये प्लेन को ऐसा पकड़ती है और कस के खींच के फेंक देती है। जैसे ही ये खींच के फेंकती है, वो उतनी देर में प्लेन को वो स्पीड दे देती है, यानी कि मात्र आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा ये सोच करके कि 2.5 सेकंड के अंदर अंदर ये प्लेन को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे देती है।
2.5 सेकंड के अंदर ये प्लेन को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे देती है। 250-300 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार दे देती है। ये होता है कैटापुल्ट सिस्टम जो आज इस समय इस्तेमाल हो रहा है। और इससे भी एडवांस सिस्टम आता है, दैट इज जो अब हमारे पास आने जा रहा है, इसको बोलते हैं ईमाल सिस्टम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है, ये भी कैटापुल्ट होता है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, लेकिन इसका कैटापुल्ट इससे भी स्ट्रांग होता है। जो हमारा आने वाला आईएनएस विशाल है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी कि यहां पर अब वो और भी कम टाइम में, यानी पहले 2.5 सेकंड लगते तो अब सिर्फ 2 या 1.25 सेकंड के अंदर अंदर 300 किलोमीटर की रफ्तार दी जा सकती है। इस लेवल पे काम करती है ये वाली तकनीक। और ये सब तकनीकें आसान नहीं होती हैं, सब तकनीकें बहुत महंगी होती हैं। इंडिया ने भी ये तकनीक खरीदी है, इस तकनीक को समझा है, इस तकनीक को उसके बाद डेवलप किया, इसका पेटेंट देखा है, इसे डेवलप किया गया है उसको, और अब ये लगाया जा रहा है किसके ऊपर? अब ये लगाया जा रहा है आपके आईएनएस विशाल के ऊपर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज मशीन। अब अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ये एयरक्राफ्ट कैरियर सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास और भी चीजें हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास डिस्ट्रॉयर है, हमारे पास कॉर्वेट है, हमारे पास फ्रिगेट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, फ्रिगेट, कई बार क्या होता है हमारे समुद्र में बहुत बड़े बड़े, बहुत विशालकाय जहाज जो हैं, जो नेवी के भी हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत बड़ा कोई कमर्शियल अगर कोई जहाज हो जिसको सिक्योरिटी की आवश्यकता हो, तो उसको सिक्योरिटी कौन देगा? उसको सिक्योरिटी देने के लिए ये 3 चीजें होती हैं, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट और फ्रिगेट। अब इसको कैसे कैसे चलता है ये देखिएगा। इनमें सबसे बड़ा जो होता है ये होता है डिस्ट्रॉयर। ये डिस्ट्रॉयर का काम जानते हैं क्या होता है? एक कहानी बताता हूं डिस्ट्रॉयर की। डिस्ट्रॉयर का काम बेसिकली सिक्योरिटी करना होता है, और अगर किसी से फाइट करनी हो ना, बैटल करना हो बिल्कुल 1-on-1, तो डिस्ट्रॉयर काम आता है उसमें। तो डिस्ट्रॉयर करता क्या है? अगर आपको याद होगा, हमारा 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वहां पर मालूम है किसने पीएनएस गाजी को मार गिराया था? पीएनएस गाजी को मार गिराया था आईएनएस राजपूत ने, जो कि एक डिस्ट्रॉयर था। ये डिस्ट्रॉयर इतना पावरफुल होता है, ये अपने पास में बहुत हैवी मिसाइल सिस्टम लेकर के चलता है। इवन भारत की जो सबसे पावरफुल मिसाइल है, जिनको हम ब्रह्मोस मिसाइल बोलते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, यानी कि एस्कॉर्ट करके ले जाता है बड़े बड़े वेसल को। जब भी कोई फ्लीट मूव करती है ना, तो ये डिस्ट्रॉयर साथ में चलता है, यानी अगर किसी के साथ डिस्ट्रॉयर चल रहा है तो समुद्र में उस चीज को कोई भी एनिमी छू भी नहीं सकता है, अगर ये डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट चल रहे हैं। अब समझिएगा, समुद्र की लड़ाई जो है वो सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती, उसमें समझ भी बहुत चाहिए। यानी कि आप सिर्फ बहुत विशालकाय, भीमकाय चीज नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनकी मोबिलिटी, एजिलिटी, अगर उनको एकदम से मुड़ना हो तो प्रॉब्लम आएगी। उनको उतना ही, जितना बड़ा साइज उतना मोबिलिटी कम हो जाती है, धीमे धीमे मुड़ पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, उससे जस्ट छोटा हमारे पास में आता है डिस्ट्रॉयर से जस्ट छोटा होता है फ्रिगेट। ये फ्रिगेट भी क्या होता है, सेम कहानी इसकी भी होती है। ये भी बॉडीगार्ड होता है एक तरीके से, जो कि डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें चॉपर भी होते हैं, 2 चॉपर लेकर के चल सकता है ये, 2 चॉपर भी इसके ऊपर आ सकते हैं। और चॉपर से अगर किसी को रेस्क्यू मिशन कराना है तो इसको ले जा सकते हैं वहां पर, और चॉपर्स को सीधा वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए। और ये भी सीधा, ये टॉर्पीडो से लैस होता है, पूरी तरीके से टॉर्पीडो वगैरह से लैस होता है। टॉर्पीडो होता है समुद्र के अंदर मारने वाली मिसाइल जो होती हैं, जो शिप से छोड़ी जाती हैं, उनको टॉर्पीडो बोलते हैं। इसमें बराक 8 मिसाइल्स भी होती हैं। तो आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा आईएनएस कोची का नाम सुना होगा, आईएनएस कोलकाता का नाम सुना होगा। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा आईएनएस कोची, कोलकाता। ये सब जानते हैं क्या है? कभी भी सुनना आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता, बहुत बड़े बड़े शहर है ना, इसलिए ये डिस्ट्रॉयर वाला, जितने भी डिस्ट्रॉयर वाले नाम होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। आईएनएस कोलकाता एक डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, आईएनएस कोची एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। उससे छोटे नाम आ जाओ, ये फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री, ये क्या है? आईएनएस सह्याद्री, ये एक फ्रिगेट है, क्योंकि उससे देखो सह्याद्री माउंटेन्स के पास में जो एरिया है वो छोटा एरिया है थोड़ा सा, तो वो आ जाता है, फ्रिगेट आ जाते हैं। तो आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा फ्रिगेट वगैरह क्या होते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बोलूं शिवालिक, शिवालिक बोल दूं, सह्याद्री बोल दूं, ये सब के सब क्या है? ये सब फ्रिगेट में आते हैं। उससे थोड़ा सा छोटा और कॉर्वेट होते हैं, इससे जस्ट उससे और छोटे होते हैं, फ्रिगेट से और छोटे होते हैं कॉर्वेट। कॉर्वेट सिंगल हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, और कॉर्वेट बहुत एजाइल होता है। ये इतना ज्यादा एजाइल होता है कि ये इतनी तेजी से मूव करता है कि इवन रडार और सोनार भी इसको नहीं पकड़ पाता है। तो आपने सुना होगा आईएनएस किल्तान, कावारत्ती। ये जो कावारत्ती क्या है, ये और छोटे, ये आइलैंड्स के नाम है कावारत्ती और ये सब। तो ये छोटे नाम है ना, आइलैंड के नाम है ना, तो ये सबसे छोटे क्या, कॉर्वेट के एग्जाम्पल भी क्या होते हैं? कावारत्ती। बेसिकली ये शहरों, आइलैंड, सिटीज के नाम पर इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, फ्रिगेट, आपने ये सब देख लिया।
लेकिन यार जब हम ये देखते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या समुद्र की लड़ाई इतना होने से क्या हम जो हमने सबसे पहले अपने दो बड़े शैतान से पड़ोसी देखे थे जिनके संग हमारे बहुत अच्छे रिलेशन तो नहीं चलते हैं, पाकिस्तान और चाइना, क्या इनसे हम जीत सकते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। चलिए इसी के बाद एक और चीज आती है, कॉर्वेट के बाद में आपने एक और चीज देखी होगी, वहां पर थी सबमरीन। सबमरीन हमारे भारत के पास 17 सबमरीन है, जिसमें कि 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। बहुत ही खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबमरीन काम कैसे करती है? सबमरीन पानी के अंदर डिप हो जाएगी, है ना। पता क्या होता है, अगर आपने गाजी मूवी देखी हो तो बहुत बढ़िया मूवी थी, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन में क्या अंतर होता है? देखिए, जब भी सबमरीन पानी के अंदर जाएगा तो आप जानते हैं उसको अपना इंजन बंद करना पड़ेगा। क्यों इंजन बंद करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो अपना इंजन चलाएगा और वो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन धुआं छोड़ेगा। धुआं छोड़ने के लिए सबमरीन को अपना पाइप खोलना पड़ेगा जिससे वो धुआं बाहर जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो सबमरीन के अंदर पानी घुस जाएगा। इसीलिए क्या होती है, सबमरीन क्या करती है, पानी के नीचे जाती है। जैसे ही पानी के नीचे जाती है वो बैटरीज पे आ जाती है। डीजल इंजन कट ऑफ हो जाता है, वो बैटरीज उसकी एकदम से बैटरीज किक इन हो जाती हैं और वो सारी बैटरी के ऊपर चलती है जब तक सबमरीन पानी के अंदर रहती है। चाहे टॉर्पीडो फायर करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ बैटरीज पर ही चलती है पानी के नीचे। जैसे ही उसकी बैटरी कम होने लगती है वो सबमरीन फिर से सतह के ऊपर आती है, फिर से अपना इंजन को किक इन करती है। इंजन जैसे ही किक इन करती है, यानी जैसे ही इंजन अपना ऑन करती है, वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, वो सारी बैटरी को चार्ज करता है। ऊपर जैसे ही वो सतह पर आती है, ये जो इनके पाइप होते हैं ये खुल जाते हैं। अब डीजल का धुआं आराम से बाहर निकल सकता है और ये बैटरी जैसे ही चार्ज हो जाती है फिर से ये अंदर की ओर गोता लगा देती है। तो ये होता है सबमरीन का वर्किंग प्रिंसिपल। अब क्यों न्यूक्लियर सबमरीन आजकल हर कंट्री चाह रही है न्यूक्लियर सबमरीन हो? क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को क्या करना होता है, आप उसको चार्ज होने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें धुआं निकलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बहुत ज्यादा देर तक वो पानी के नीचे रह सकती है, बहुत ज्यादा देर तक की, क्योंकि उसको ऊपर आएगी नहीं, और अगर ऊपर आएगी नहीं तो एनिमी का रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होता है। इसलिए उसको बार बार अपना इंजन ऑन करने के लिए नहीं आना है, बार बार अपनी पावरिंग के लिए, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए उसको ऊपर नहीं आना है। ये इसलिए पूरी दुनिया जो है इस समय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के पीछे भाग रही है। लेकिन एक और चीज जानते हैं क्या होता है? सबने पहले दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाते हैं, तो सारी कंट्री लग गई, हाँ हम भी न्यूक्लियर पावर्ड बनाएंगे, हाँ हम भी न्यूक्लियर पावर्ड बनाएंगे। बाद में इनको यह बात समझ में आई, यार एक मिनट, सबमरीन तो हमने न्यूक्लियर पावर्ड बना ली, लेकिन आदमी तो नेचुरल ही है, उसके खाने का क्या? अगर मुझे अपने आदमियों के लिए राशन पानी की जो बात है, मुझे स्टॉक लेने के लिए तो ऊपर आना ही पड़ेगा। आदमी कुछ तो खाएगा, आदमी का स्टॉक कहां से भर लेंगे इतना ज्यादा हम सबमरीन में? तो एसेंशियली बात यह है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भी ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि रीफूडिंग होती है, बेसिकली आप कह सकते हैं खाना दोबारा भरने के लिए, उसके लिए तो इनको ऊपर आना ही पड़ता है। इनको इतना सब सबमरीन और कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर देखने के बाद आपको लगता है कि भारतीय नेवी इसके बाद दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी नेवी है, 7th लार्जेस्ट नेवी है इंडियन नेवी। बट अगेन, हमारे पास जितना भी है, हमें हमेशा ही यह चिंता रहती है क्या इतना काफी है? यह क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आता है, यार 7th ही क्यों, हम सबसे ऊपर क्यों नहीं है, या ये हम और ज्यादा क्यों नहीं बना सकते हैं? या क्या अगर हमारे पास इतना है तो क्या हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्या हम उनसे जीत पाएंगे? यानी जो हमारे सबसे ज्यादा उछलने कूदने वाले जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं, हमारे मित्र देश कह सकते हैं, लेकिन मित्रता उनसे बहुत अच्छी नहीं है वैसे, पाकिस्तान और चाइना, तो क्या वहां से हम उनसे जीत पाएंगे? आइए देखते हैं उनकी नेवल पावर क्या कहती है। अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया में, ये नेवल फ्लीट की बात करूं, इंडिया में 285 की नेवल फ्लीट है, जबकि नेवल फ्लीट का मतलब जितने भी सब मिला के डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट और ये आपके फ्रिगेट और जितने पेट्रोल वेसल सब मिला के देखें तो 285 है। पाकिस्तान तो हमसे आधा है, मतलब 3 गुना है हमसे, और चाइना लेकिन हमसे दुगने के आसपास है। अगर हम देखें हमारे पास कितने लोग हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, 67,000, इनके पाकिस्तान हमसे आधा है। लेकिन चाइना की बात करें तो यहां ये हमसे लगभग 3 से 4 गुना के आसपास, हमसे लगभग 3.5 गुना चाइना हमसे ज्यादा है हर चीज में। अगर रिजर्व फोर्स की बात करें, इनके पास 5,000 है, हमारे पास 50,000 रिजर्व फोर्स रहती है एट द टाइम ऑफ वॉर। ये पूरी रिजर्व फोर्स सीधा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती है। देन एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग INS विक्रमादित्य, लेकिन इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। यानी अगर आप एक मोटा मोटा पिक्चर देखें तो इनसे तो हमको डरने का कोई जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से, इनको तो
ऐसा पानी का थोड़ा सा बूंदे बूंदे डालेंगे तो ये तो वैसे ही भीग जाएंगे, उसी में निकल जाएंगे। बट बात ये आती है, चाइना देख करके हमें लग रहा है कि यस यार, दिस कुड बी अ पॉसिबल एनिमी, जिससे हमको थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा, अगर वॉर हो जाए, अब आप सोच रहे होंगे अगर वॉर हो जाएगा, आज अगर वॉर हो जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ में शायद चाइना जीत सकता है। लेकिन कहानी इतनी छोटी सी भी नहीं है, थोड़ा सा इसको जरा और देखिएगा, थोड़ा इसको और समझने की जरूरत है। अगर आप देखिएगा यहां पर क्या होता है, समझिएगा, चाइना के पास में ऑलरेडी इनका टेंशन चलता है साउथ चाइना सी में। ये वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं, ये बोलते हैं अरे यार ये साउथ चाइना सी हमारा है। ये ऐसे, ये बेसिकली जानते हैं चाइना किस टाइप की कंट्री है। ये इस टाइप की कंट्री है जो कि हमारे वहां होता है ना, जो कुछ लोग होते हैं जो जमीन के भूमाफिया होते हैं, यानी जो जमीन दिखी सीधा अरे ये तो हमारी जमीन है। ऐसे चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी में ऑलरेडी उसने अपने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सब लगा रखे हैं, क्योंकि उनको यूएसए से बहुत खतरा है। साउथ चाइना सी में बहुत सारा विशालकाय भंडार है, तेल का, गैसेस का, नेचुरल गैस का बहुत सारा भंडार है। तो चाइना उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी सारी नेवल पावर वहां पर लगा के रखता है हमेशा। जैसे ही वो हटाएगा तुरंत यूएस आ जाएगा। अगर कोई वॉर होता है और चाइना को अगर इंडिया के संग वॉर करना है तो अपना सारा जो साउथ एशियन, जो बेसिकली साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहां पर उसको अपना सारा आर्मी वहां से मूव करना पड़ेगा, सारा नेवी वहां से अपना मूव करना पड़ेगा और इंडिया के पास लाना पड़ेगा। इस केस में वो अपना साउथ चाइना सी वाला जितना भी एरिया है, साउथ चाइना सी वाला जितना भी एरिया है, उसको खाली छोड़ते हैं, उसको एक्सपोज छोड़ते हैं। और अगर उसको एक्सपोज छोड़ते हैं तो तुरंत उनको रिस्क है कि यूएस वहां पर अटैक कर देगा उसके ऊपर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, पूरी टेबल जो है वो इंडिया के फेवर में टर्न कर देते हैं। और अगर कभी वॉर हुआ भी तो अगेन इंडिया चाइना के साथ जो रिलेशन है, अगर मान लीजिए हॉस्टाइल हो भी गए तो यूएसए चाइना की मदद करने नहीं जाएगा, क्योंकि यूएसए और चाइना के रिलेशन अब वैसे भी बहुत अच्छे नहीं बचे, कभी से अच्छे नहीं थे, लेकिन अब और भी खट्टे हो गए जब से ये कोविड वाली कहानी हुई है। जब से उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड छोड़ा था जिसपे कोरोना लिखा हुआ था, तब से वो चीजें भी बढ़िया नहीं रही हैं, जबकि इंडिया यूएसए के रिलेशन और अच्छे होते चले गए हैं, हमेशा से थे, अब और अच्छे हो गए। तो ये सारी टेबल्स हमारे फेवर में कर देती हैं। कैसा लगा आपको इंडियन नेवी की पावर, पहले तो आप ये बताइए। ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, यहां पर कैसे इनको थ्रेट मिलती है, इनको यूएस नेवी से ऑलरेडी इनको थ्रेट है। इतना बढ़िया हमारे पास में क्या है, इतने बढ़िया फेवर, सारी चीजें हमको फायदा करती हैं। अच्छा, लेकिन एक बात अगर हम और देखें यहां पर, तो चाइना की अगर हम स्पेंडिंग देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सब तो ठीक है, लेकिन क्यों ना हम और बना दें, हम थोड़ा सा और पैसा डाल दें, हम थोड़ा सा और अपना डिफेंस बजट बढ़ा दें। तो आप अगर ध्यान देंगे, चाइना का डिफेंस बजट जो है वो 261 बिलियन डॉलर है, इंडिया का 91 बिलियन डॉलर है, यानी लगभग 3 गुना के आसपास चाइना का हमसे 3 गुना बजट है, डिफेंस बजट। अब आप अगर सोचिए, आप सोच रहे हैं चाइना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इंडिया क्यों नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना देता है। मैं आपको कीमत दिखाने जा रहा हूं नए वाले, पुराना वाला कितने का था, 2 बिलियन डॉलर का, 2.4 बिलियन डॉलर का, 17,000 करोड़ का। नया वाला पता है कितने का है, जो हमारा नया बन रहा है, जो हमारा ये आईएनएस विशाल बन रहा है, इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? इसकी कीमत आपको अगली स्लाइड पर लिखी हुई है, दैट इज लगभग 16 से 17 बिलियन डॉलर्स इसकी कीमत है। यानी लगभग 20% डिफेंस बजट जो है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल हमारा 20% बजट हमारा लेकर के जा रहा है। इसीलिए इतना आसान नहीं होता है बड़े से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बना देना। इसलिए अगर आपके मन में ये डाउट है कि भाई हम और ज्यादा क्यों नहीं बना देते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। 16-17 बिलियन डॉलर का मतलब समझते हैं कितना हो जाता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जाकर के ये हमारा आईएनएस विशाल बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए का। और भी देखते हैं, और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब हम आपको इंडियन नेवी की पावर तो समझ में आ चुकी होगी, कितनी पावरफुल इंडियन नेवी है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। यहां पर हमें क्या मिलने जा रहा है, यहां पर हमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और मिलने जा रही है। हमारे पास 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, अब हमारे पास 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और आने वाली है। लगभग 7.5 बिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट 17A चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि 7 एडवांस फ्रिगेट का मतलब समझ गए होंगे, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, फ्रिगेट, 7 एडवांस फ्रिगेट आ रहे हैं जिसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल सेट हो जाएगी। जो हमारे डिस्ट्रॉयर पे सेट होती थी वो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हमारे फ्रिगेट्स पे, यानी छोटे छोटे भी जो होते हैं ना, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल लेकर के चलेंगे। यानी समझ रहे, हमारे वहां का तो बच्चा भी कट्टा लेके घूमता है। ये तो वो वाली बात हो गई बिल्कुल यहां पर। चलिए, और यहां पर 2015 में ये भारत सरकार ने ये ऑर्डर दिया था। अब आप ये सब देख चुके होंगे कि आगे आने वाले समय में भी इंडियन नेवी इज गोइंग टू बी वेरी 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 पावरफुल एंड वेरी माइटी। कोई तोड़ नहीं होगा
हमारी नेवी का। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। इंडियन नेवी, द एम्बलम सेज शंग नो वरुणा, यानी कि मे गॉड वरुण बी पीसफुल टू अस, यानी ईश्वर जो समुद्र के देवता हैं वरुण देव, ये हमारे ऊपर पीसफुल रहे। यानी दिस शोज आवर बिलीफ इनटू द ऑलमाइटी। ईश्वर के ऊपर भी हमारा बिलीफ ये दिखाता है। वी एज अ कंट्री हम स्पिरिचुअल भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो कमर भी तोड़ेंगे, और वरना तो हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हर कंट्री को जाकर के हम वैक्सीन देते हैं, हम उनकी दवाइयां देते हैं, हम उनके वहां राशन देते हैं, उनके वहां हम सब कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होप दैट आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहां पर क्योंकि दिस इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अभी और भी मिलेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, और आपको भी जो भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा चाहिए हो कि आपने सुना हमेशा से हो लेकिन कभी समझ में नहीं आता हो कि यार ये होता कैसे है, ये सब चीजें चलती कैसे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई डेफिनेटली कम अप विद समथिंग वेरी सिंपलिस्टिक, very unique and very innovative. Thank you so much. Keep watching Lab. Thank you.